हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको हिंदी साहित्य में समास सब्जेक्ट लेकर आया हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह है आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, 5, 8th, 9th, 10th, 11th, 12 ईटीसी सभी एग्ज़ाम परीक्षाओं में, महत्वपूर्ण एग्ज़ाम परीक्षाओं में, जॉब वाली परीक्षाओं में ज़रूर 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। तो कोई भी कक्षा हो, चाहे कोई जॉब की नौकरी हो, चाहे कोई कोर्स हो, सभी में जो है समाज से संबंधित प्रश्न आते हैं। समास है क्या? समास जो है हिंदी शब्द के निर्माण की एक विधि है। जैसे संधि है वैसे ही समास है। समास और संधि में थोड़ा सा अंतर है। समास जो है शब्दों का मेल है और संधि जो है वर्णों का मेल है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों को मेल को जो है समास कहते हैं। तो आज इसी समास के विषय में हम आपको बहुत सुंदर ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं, जो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों का ज्ञानवर्धन होगा, आप लोगों को समास समझने में सुगमता आएगी। तो हम ये चाहते हैं कि इसको सरल भाषा में हम कैसे आप लोगों के सामने प्रेषित करूं कि जिससे कि जो है आप लोग समास को सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आप इसको समझ सकें। तो ज़्यादा समय न लेकर के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा। इसको जब आप टच करेंगे तो 3 घंटी दिखाई देगी नीचे। तो जब से सबसे ऊपर की जो घंटी है उसको ऑल का बटन कहा जाता है। तो जब आप इसको टच करेंगे तो ये काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे जो है आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे, महत्वपूर्ण वीडियो, तो वो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय न लेकर के अब अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समास को समझते हैं कि समास है क्या। समास की ये परिभाषा है। समास जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब 2 शब्द भी हो सकता है या 3 भी शब्द हो सकता है, लेकिन मुख्यतः 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द, मतलब जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर शब्द बनता है, वो नया जो शब्द बनता है वो सार्थक होना चाहिए। मतलब निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए, वो सार्थक शब्द होना चाहिए। जैसे रोटी बोटी होता है, तो रोटी तो हमारा जो है सार्थक शब्द है, लेकिन जो बोटी है वो हमारा निरर्थक शब्द है। तो इस तरह से हमारा जो भी मतलब शब्द नया निर्माण होता है तो वो जो है सार्थक शब्द होना चाहिए और नया होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे यहाँ आ है, आ प्लस जीवन। तो आ जो है ये आपका क्या है? एक शब्द है और जीवन भी एक शब्द है। तो कुल कितने शब्द हो गए? 1 और 2। तो 2 जो शब्द हैं, जब 2 शब्द मिलते हैं तो हो जाता है आजीवन। ये जो आजीवन है ये हमारा समास है। ये समासिक शब्द है। इसको समस्त पद भी कहते हैं या समासिक पद भी कहते हैं। पद का मतलब यहाँ शब्द से समझिएगा। पद का मतलब क्या होता है? यहाँ शब्द है। जब भी हम पद बोलेंगे तो आप इसको शब्द के रूप में समझेंगे। जब भी पद बोलेंगे तो आप शब्द के समानार्थक शब्द में आप समझेंगे। उसी प्रकार जैसे कथा, कार, तो कथा जो है एक शब्द है, एक पद है, और कार भी एक पद है। इसको हम प्रथम पद कहते हैं, इसको उत्तर पद कहते हैं, इसको पूर्व पद कहते हैं, या अंतिम पद होता है या शब्द होता है। तो ये कथाकार जब दोनों मिल करके क्या शब्द, नया शब्द का निर्माण किए? कथाकार का। तो ये हमारा समासिक शब्द है। ठीक है, तो मैं आपको एक उदाहरण बताया हूँ कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि वीडियो लंबा न हो इस नाते हम आपको थोड़ा जल्दी बताना चाहते हैं। तो जब भी 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। वो नया शब्द सार्थक शब्द होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए। उस सार्थक और नए शब्द को जो है समास कहते हैं। जैसे आ धन जीवन बराबर आजीवन, ये हमारा समासिक शब्द है। कथा धनकार मतलब कथाकार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समास का जो अर्थ होता है उसको भी हमको जानना चाहिए। समास का अर्थ क्या है? तो समास का अर्थ जो है सामान्य भाषा में
समास का शाब्दिक अर्थ मतलब क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा करना। संक्षेप मतलब क्या होता है? छोटा करना। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास की जब हम प्रक्रिया अपनाते हैं तो क्या होता है कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप मतलब संक्षेपीकरण। तो समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। मतलब समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। और समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। मतलब जैसे 3 शब्द है तो उसको 2 शब्द में किया जाता है। 4 शब्द है या 5 शब्द है तो उसको 3 शब्दों में किया जाता है। वो दोनों मिल जाते हैं। 3 शब्द है तो उसको 2 शब्दों में कर दिया जाता है। मतलब उसका संक्षेप कर दिया जाता है, छोटा बना दिया जाता है, छोटा रूप बना दिया जाता है। ठीक है। अब समास पढ़ने से पहले हमको 2-3 पार्ट होते हैं समास में, उसको समझना बेहद ही आवश्यक है। जब तक उस पार्ट को हम समझेंगे नहीं तब तक हम समास को समझ नहीं सकते। समास को समझने के लिए हमको कुछ उसका इफ़ेक्ट है, कुछ कारण है, तो उसको आप समझिए। कुछ शब्द आते हैं, उस शब्द को आपको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप समास पढ़ेंगे तो बार बार वह शब्द आपके सामने आएगा। तो आप ये समझिए कि वह शब्द क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसको आपको समझना आवश्यक है। तो जैसे यहाँ दिया है समस्त पद या समासिक पद दिया है ना। समस्त पद को ही समासिक पद कहते हैं। मैं अभी वीडियो में भी कई बार बोला हूँ कि ये हमारा समासिक शब्द है या समासिक पद है या समस्त पद है। तो आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि जो मैं समस्त पद बोल रहा हूँ या समासिक पद बोल रहा हूँ, इसका भी कुछ माने या मायने हैं। तो समासिक पद क्या होता है? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद शब्द कहलाता है। जैसे राजकुमार। तो यहाँ आप देखिए, समास जब हम बनाते हैं मतलब समास शब्द की जब हम निर्माण करते हैं तो उसको नियमों के अंतर्गत जब हम समास के नियमों से बना शब्द, समास के नियमों से जो शब्द बनता है उसी को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं या कहलाता है। जैसे राजकुमार। तो जैसे राजकुमार को मैं बता रहा हूँ कैसे ये राजकुमार शब्द बना। जैसे राजा का कुमार। ठीक है, राजा का कुमार। तो यहाँ 1 शब्द, 2 शब्द और 3 शब्द बना। 1 2 3 शब्द बना। तो जब हम इसको समास बनाएंगे, समास का निर्माण करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ एक कट जाएगा और यहाँ एक कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा राज और कुमार। तो ये हमारा जो बन रहा नया शब्द, ठीक है, ये जो नया शब्द, ये नया सार्थक शब्द जो हमारा बना, यही आपका जो है क्या है? समासिक या समस्त पद। यही आपका क्या है? समासिक या समस्त पद है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। जैसे राजकुमार। ठीक है। फिर आगे आप पढ़ेंगे, कभी कभी हम कहेंगे पूर्व पद या कभी कहेंगे प्रथम पद प्रधान है। ठीक है। तो या अंतिम या उत्तर पद कहेंगे, कभी कहेंगे उत्तर पद या अंतिम पद कह देंगे, कभी कहेंगे पूर्व पद, कभी कहेंगे प्रथम पद। तो इसको भी समझना आवश्यक है। तो किसी भी सामाजिक शब्द, किसी भी समासिक पद या शब्द के पहले जो पद आता है शब्द को प्रथम या पूर्व पद कहते हैं। तो किसी भी समासिक पद या शब्द के पहले पद या शब्द को प्रथम या पूर्व पद कहते हैं। जैसे राजकुमार, मैंने आपको बताया ये राजकुमार आपका क्या है? समासिक शब्द है। कौन शब्द है? समासिक शब्द है। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं मतलब अलग अलग करते हैं तो राज धन कुमार मतलब राज कुमार होता है। तो यहाँ राजा का कुमार होगा। क्या होगा? राजा का कुमार। तो ये जो राजा है ये हमारा जो है क्या है? प्रथम पद है। और कुमार क्या है? हमारा अंतिम या उत्तर पद है। ये हमारा उत्तर पद है और ये हमारा राजा या राज क्या है? ये प्रथम या पूर्व पद है, पूर्व पद है। ठीक है। फिर दिया उत्तर या अंतिम पद। किसी भी समासिक शब्द के अंतिम पद को उत्तर या अंतिम पद कहते हैं। किसी भी समासिक शब्द में 2 शब्द आता है तो जो पहला शब्द होता है उसको पूर्व या प्रथम पद कहते हैं और जो दूसरा होता है उसको उत्तर या अंतिम पद कहते हैं। तो किसी भी समासिक शब्द के अंतिम पद को उत्तर या अंतिम पद कहते हैं। जैसे राज कुमार, तो राज जो है आपका पूर्व पद है और कुमार क्या है? उत्तर या अंतिम पद है। ठीक है।
अब आगे देखिए, उदाहरण मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ मैं वहाँ तो अलग परिभाषा से बताया हूँ, लेकिन यहाँ आप जो है उदाहरण से समझ सकते हैं, इससे समझने में आसानी होगी। तो जैसे आपका मैंने एक उदाहरण लिया राजकुमार, एक शब्द लिया राजकुमार। राजकुमार क्या है? समासिक शब्द है। क्या कौन शब्द है? समासिक शब्द या पद है। ठीक है, तो ये जो राजकुमार है इसको हम क्या कहेंगे? समस्त या समासिक पद कहेंगे। क्या कहेंगे? राजकुमार को जब उस शब्द का निर्माण हो जाता है, दो शब्दों से मिलकर जब नया शब्द का निर्माण हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समस्त या समासिक पद कहते हैं। अब इसमें जो राजकुमार है, तो जो पहला शब्द ये आपका है, ये पूर्व पद है या प्रथम पद है? जो राज है आपका क्या है? पूर्व पद या प्रथम पद है, जबकि कुमार आपका क्या है? उत्तर या अंतिम पद है। ठीक है, इसी का जब हम समास विग्रह करेंगे, जब समास विग्रह मतलब जब उसको अलग अलग करेंगे, जैसे संधि होता है उसका विच्छेद किया जाता है, उसी तरह तो यहाँ पर संधि को जब अलग अलग करते हैं तो उसको विच्छेद कहा जाता है, जबकि समास को जब अलग अलग करते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि समास में विच्छेद नहीं होता है, समास में विच्छेद नहीं होता है, समास में विग्रह होता है और संधि में विच्छेद होता है। ठीक है, तो समास जब विग्रह करेंगे तो इसका होगा राजा का कुमार। क्या होगा? राजा का कुमार। देखिए इसमें 3 वर्ड आए, राजा का कुमार, और जब हम इसको जो है समासिक पद करेंगे तो हो जाएगा राजकुमार। ठीक है, तो ये जो है आपके 2-3 शब्द बार बार आएंगे, इसको आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। समस्त पद या समासिक पद राजकुमार है, और पूर्व पद या प्रथम पद राज है, और उत्तर या अंतिम पद है कुमार, और समास विग्रह इसका होगा राजा का कुमार। ठीक है, ये का जो है आपका जब तत्पुरुष समास रहता है तो यहाँ का जो है लोप हो जाता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में ये जो विभक्तियाँ होती हैं ये क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इस नाते हम यहाँ राज और कुमार लिखे हैं। ठीक है, राज और कुमार का क्या हो गया है? यहाँ लोप हो जाता है, विभक्तियों का यहाँ लोप हो जाता है। अक्सर समास वही होता है जिसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। ये तो मैंने आपको उदाहरण दिखाया। अब समास विग्रह है क्या, उसको आप परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं। समस्त या समासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, कहलाती है। जैसे एक बार और पढ़ दे रहे हैं, जैसे समस्त या समासिक पद को, अब इसको आप तो समझ ही गए होंगे, समस्त या समासिक पद किसे कहते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं समस्त या समासिक पद मतलब राजकुमार। ठीक है, तो कह रहा समस्त या समासिक पद के सभी पदों को, पद मतलब शब्दों को, समस्त समासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहलाती है या कहते हैं। जैसे नील कमल। ठीक है, तो नीला है जो कमल, तो अब हम नील कमल, ये हमारा क्या है? समासिक पद है, और इसको जो हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? यहाँ लिखेंगे समास विग्रह। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा समासिक पद, समासिक पद। ठीक है, तो समासिक पद हमारा होगा नीलकमल, और समास विग्रह होगा नीला है जो कमल। ये नीला है जो कमल जो है ये कमल की विशेषता बता रहा है, यहाँ पर हम उसको विशेष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कर्मधारय समास है। फिर चौराहा जो है 4 राहों का समूह है। ठीक है, तो ये 4 राहों का समूह को हम क्या कहते हैं? जो है चौराहा कहते हैं। ये हमारा द्विगु समास है, संख्यावाची है। तो आगे हम इसको अलग अलग पढ़ाएंगे जिसे आप जो है अच्छी तरह समझ सकेंगे, और उसी को बताने के लिए मैं जो है इसको शुरुआत किया हूँ। अब यहाँ थोड़ा समास के विषय में बता रहा है कि कैसे होता है। समास रचना में प्रायः 2 पद होते हैं, मतलब 3 भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 पद होता है। समास रचना में प्रायः 2 पद होते हैं। पहले को पूर्व मतलब प्रथम पद, और दूसरे को उत्तर या अंतिम पद कहते हैं। जैसे राजकुमार में राज पूर्व पद है और उत्तर पद कुमार है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि समास रचना में प्रायः 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहले वाले शब्द को पूर्व या प्रथम पद कहते हैं, और दूसरे शब्द को उत्तर या अंतिम पद कहते हैं। जैसे राजकुमार में राज पूर्व पद है और उत्तर पद कुमार है। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां मतलब कारक विलुप्त या लुप्त हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया राजकुमार मतलब राजा का कुमार, तो जो का है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा कि जो चलता है विभक्ति का रूप, उसमें जो संबंध है उसमें का के की आता है, तो इस नाते जो है ये आपका संबंध वाचक है।
संबंध तत्पुरुष है, इसमें जो है राजा का पुत्र का आ गया है, तो ये का जो है विभक्ति क्या होती है, लोप हो जाती है। यहाँ का विभक्ति कारक लुप्त हो गई है। ठीक है, तो समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियाँ क्या होती हैं, अक्सर लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब आपको हम बता रहे हैं कि समास के भेद, ट्रिक के द्वारा हम आपको समास के भेद बता रहे हैं कि समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। इसका जो ट्रिक है, अब तक द्वंद्वी, याद कर लीजिएगा, अब तक द्वंद्वी। ठीक है, अब तक द्वंद्वी, द्वंद्वी मतलब होता है जैसे दुश्मन टाइप के होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं ना, ये प्रतिद्वंदी मतलब दुश्मन टाइप के होते हैं। तो अब तक हमारा वो क्या था, द्वंद्वी था, मैंने प्रतिद्वंदी था, लेकिन अब हमारा वो क्या हो गया, मित्र हो गया। इसका कहने का अर्थ है, और अब तक वो हमारा क्या था, द्वंद्वी था, मैंने प्रतिद्वंदी था, लेकिन अब वो हमारा क्या हो गया, मित्र हो गया। ठीक है, तो इस लाइन को आप लोग याद करिएगा, या इससे आपको संख्या तो 6 आपको याद रहेगी कि समास में 3 शब्द है और तीनों का दुगुना कर देंगे तो आप हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, समास में कितने शब्द हैं, स मा स, इसमें 3 शब्द हैं और 3 शब्द हैं, तो इसका दूना करेंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरी बात, इसको याद कैसे करेंगे, कौन कौन समास है, तो इसको याद करने का एक समान ट्रिक, ये जो पहला अक्षर होता है ये हमने लिखा है अब तक द्वंद्वी। अब तक द्वंद्वी से जो है सारा जो है आपको याद हो जाएगा कि ऐसे क्या होता है, ऐसे आपका अव्ययी, यहाँ उदाहरण मैंने दे दिया है 1-2 उदाहरण, तो ऐसे हो जाएगा अव्ययी समास। यहाँ देखिए, यह पहला शब्द है अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो समास में जो पहला समास आता है उसका होता है अव्ययी भाव समास। ब से हो जाएगा बहुव्रीहि समास, त से हो जाएगा तत्पुरुष समास, और क से हो जाएगा कर्मधारय समास, और द्व से हो जाएगा द्वंद्व समास, और द्वि से हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा याद कि अब तक द्वंद्वी मतलब ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि जो है अब तक द्वंद्वी, यह लाइन या यह पंक्ति याद रखिएगा कि समास का नाम अगर आपको भूल रहा है तो आप कहेंगे अब तक द्वंद्वी, मतलब यह से हो जाएगा अव्ययी समास, ब से हो जाएगा बहुव्रीहि समास, त से हो जाएगा तत्पुरुष समास, क से हो जाएगा कर्मधारय समास, और द्व से हो जाएगा द्वंद्व समास, और द्वि से हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, अब जो है यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि ये तो मुख्य रूप से 6 भेद तो होते ही हैं समास के, लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर जो है भी जो है यहाँ पर बंटवारा किया जाता है। कभी कभी पदों पूछ देता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर कौन कौन समास हैं, तो पूर्व पद जो प्रधान शब्द होता है उसमें अव्ययी भाव समास आता है। तो अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, मतलब मुख्य होता है, और दूसरा पद गौण होता है। गौण का अर्थ मतलब मुख्य नहीं, गौण का अर्थ क्या होता है, मुख्य नहीं। ठीक है, मतलब उतना उसका वैल्यू नहीं रहता है। तो जैसे 2 शब्द हैं राज और कुमार, तो राज उसमें मुख्य नहीं है बल्कि कुमार मुख्य है, तो इस नाते उसमें द्वितीय पद जो है वो तत्पुरुष समास है, उसमें द्वितीय पद क्या है, मुख्य होता है, और प्रथम पद गौण होता है। जबकि अव्ययी भाव समास में कौन पद प्रमुख होता है, पूर्व पद जो है क्या होता है, मुख्य होता है, प्रधान होता है। ठीक है, और उत्तर मान लीजिए इसमें एक समास आता है जो उसमें पूर्व पद जो है क्या होता है, प्रधान होता है। एक ही समास आता है, वो कौन समास है, अव्ययी भाव समास है, जिसमें आपका जो है पूर्व पद जो है क्या होता है, प्रधान होता है। उसके बाद अगर पूर्व पद प्रधान वाला जो है अव्ययी भाव समास हो गया, तो उत्तर मतलब उसके बाद वाला पद में कौन कौन समास आते हैं, तो उत्तर पद प्रधान में 3 समास आते हैं। एक होता है तत्पुरुष, दूसरा होता है कर्मधार, और तीसरा होता है द्विगु। इसमें तीनों में जो है कौन पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और अगर दोनों का देखा जाए कि प्रथम पद भी प्रधान और दूसरा पद भी प्रधान, तो दोनों अगर पद प्रधान वाले में जो है आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व में दोनों समास प्रधान होते हैं, उसमें जो है कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। इसमें अक्सर जो है योजक चिन्ह लगा रहता है, योजक चिन्ह मतलब डैश लगा रहता है। और दोनों पद अप्रधान, मतलब इसमें द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान होते हैं, और किस समास में ऐसा आ सकता है कि जिसमें दोनों पद प्रधान न हो, मतलब दोनों प्रधान पद जो है गौण हो, तो वो जो है बहुव्रीहि समास होता है। कौन होता है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे चार्ट में बता रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि समास की पहचान ट्रिक जो मैंने वहाँ बताया है, तो मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ कि कौन समास प्रथम
पद प्रमुख होता है, किस में द्वितीय पद जो होता है या उत्तर पद जो होता है वो प्रमुख होता है। तो यहाँ देखिए समास की पहचान ट्रिक, यहाँ देखिए मैंने समास लिखा है, समास का नाम लिख दिया है, यहाँ लिख दिया पूर्व या प्रथम पद प्रधान और इसमें लिख दिया उत्तर पद प्रधान। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी और मैंने इसमें कुछ और बातें लिख दी हैं जिससे आप समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में जो रेड कलर से मैंने मारा है इसमें कौन पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है। देखिए कौन पद प्रधान होता है? पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि इसमें उत्तर पद या बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान नहीं होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व जो पद होता है वो गौण होता है और इसमें सेकंड वाला जो है इसका देखिए उल्टा उल्टा होता चला जा रहा है। ये दो एक तरह से रहेंगे, ये दो एक तरह से रहेंगे और ये एक दो एक तरह से रहेंगे। ठीक है, ये तीनों में जो है समानता और थोड़ा सा विरोधाभास होता है। कैसे होता है कि जैसे अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ये दो हो गया। फिर इसमें देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है कि ये लास्ट वाला दोनों पद प्रधान होता है। जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है इसमें लास्ट वाला ही पद प्रधान होता है। इसमें जो प्रथम पद है और इसमें जो प्रथम पद है द्विगु में, इसमें प्रथम पद गौण होता है, इस दोनों में लास्ट वाला ही पद जो है क्या होता है? प्रमुख होता है। फिर उसके बाद आपका द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए ये दोनों मिल रहा है कि ये दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, मतलब इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें अक्सर जो है उपसर्ग आते हैं। कितने उपसर्ग क्या आते हैं? उपसर्ग शब्द या अव्ययी शब्द आते हैं। ठीक है, इसको आगे मैं पढ़ाऊँगा। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है कि उसमें जो है उपसर्ग आगे लगा रहता है या अव्ययी शब्द लगा। अव्ययी शब्द मतलब जैसे होता है अभी, परि जैसे परिवार पर्यावरण हो गया तो परिधन आवरण होता है, तो ये परि क्या है? अव्ययी शब्द है या उपसर्ग है। या उपसर्ग में आप समझ सकते हैं जैसे निरपराध है तो निर शब्द क्या है? आपका उपसर्ग है, निर अपराध है। तो इस तरह से जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें जो है उपसर्ग और अव्ययी शब्दों की प्रधानता होती है। अगर किसी भी शब्द में अव्ययी शब्द आ जाए या उपसर्ग आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये आपका अव्ययी भाव समास है। दूसरा है तत्पुरुष। तत्पुरुष में जो है 6 भेद होते हैं। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 6 भेद। तो ये जो विभक्तियाँ होती हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, और उसके बाद संप्रदान अपादान, उसके बाद अधिकरण संबंध और संबोधन, ये जो होता है ये इसमें जो है ये विभक्तियाँ छिपी रहती हैं। तो इसमें जो है जो प्रत्यय होता है इसके जो है मुख्य रूप से इसकी पहचान है कि जो ये इसका दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें प्रत्यय की जो है अधिकांशतः प्रत्यय शब्द आते हैं। जैसे कथाकार, कलाकार, तो कार बार आ रहा है। जैसे कथाकार, कलाकार तो दोनों में कार आ रहा है, तुकांत आ रहा है। तो जिसमें तुकांत शब्द अधिकतर आता हो या प्रत्यय शब्दों की प्रधानता होती है पीछे, तो ये जो तत्पुरुष समास होते हैं ये जो है इनकी उत्तर पद प्रधान होते हैं। इसमें प्रत्ययों की क्या होती है? प्रधानता होती है। आगे मैं इसको पढ़ाऊँगा। फिर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? उपमान और उपमेय। ठीक है, तो उपमान से मतलब समझिएगा, यहाँ नहीं हटा दीजिए तो उपमा बचेगा। क्या बोले बचेगा? उपमा। ठीक है, तो जिसमें उपमा अलंकार टाइप का रहे तो समझ लीजिएगा वो कर्मधारय समास है। जैसे माने चंद्र कमल है तो जो कमल है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो यहाँ समानता की बात होती है। जो उदाहरण कवि लोग जैसे कालिदास को जो है उपमा अलंकार का जो है प्रमुख कवि माना जाता है कालिदास को, तो ये जो उसमें कर्मधारय समास में समझिए कर्म की क्या रहती है? प्रधानता रहती है। और कर्म क्या है? आपका उपमेय होता है। कर्म क्या है? उपमेय है। और उसकी में जो उपमा दिया जाता है उसको जिस चीज़ से, वही जो है उसका उपमान होता है। और जो वस्तु होती है उसको उपमेय कहा जाता है और जिससे उपमा दिया जाता है उसको उपमान कहा जाता है। और उपमान के दूसरे शब्दों में हम विशेषण कह सकते हैं। और जो वस्तु होती है, कर्म होता है, उसको विशेष कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नील, यहाँ हो जाएगा नील और यहाँ हो जाएगा कमल। ठीक है, तो कमल हमारा क्या है? विशेष है, उपमेय है। और कमल क्या, नील क्या है? उपमान है और विशेषण है। ठीक है, एडजेक्टिव है। तो जिसमें एडजेक्टिव रहता है वो समझिए
क्या है, कर्मधारय समास है। इसमें समानता की बात की जाती है और कभी लोग जो है इसे उपमा अलंकार में लेते हैं। उसके बाद है द्विगु समास। तो द्विगु मतलब आप देख रहे हैं द्विगु, द्विगु माने दो गो, तो दो गो मतलब दो गो, कोई सामान अगर बच्चे से हम मांगते हैं कहें 2 गो लाओ, तो दो सामान वो बच्चा, जैसे एप्पल या सेव हम मांगें तो कहें 2 गो सेव लाओ, तो 2 गो मतलब संख्या बता रहा है कि ये संख्या शब्द से इसका स्टार्टिंग होती है, तो ये संख्यावाची शब्द होता है। इसमें भी जो है कौन पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में जो है ओजक चिन्ह लगे रहते हैं। इसमें जो है ये विरोधाभासी भी होते हैं और पूरक भी होते हैं, जैसे रात दिन, रात दिन, ठीक है। तो रात हमारा क्या है, विरोधाभासी भी है। रात में जो है मतलब अंधकार होता है, जबकि दिन में क्या होता है, प्रकाश होता है। ये जो है एक दूसरे के विरोधी भी हैं और संपूरक भी। बिना रात का दिन नहीं हो सकता, बिना दिन का रात नहीं हो सकता। तो ये दोनों जो है एक विरोधी भी होते हैं और एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, ठीक है। उसी तरह से माता पिता, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका दिन रात हो गया, माता पिता हो गया, राधा कृष्ण हो गया, ठीक है। उसके बाद सीताराम हो गया। तो ये ऐसे जो भाई बहन हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये जो शब्द होते हैं एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और विरोधाभासी भी होते हैं। उसके बाद बहुब्रीहि समास में जो है क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद जो है गौण होते हैं। इसमें जो तीसरा शब्द नया आता है वो जो है आपका क्या होता है, मुख्य हो जाता है और इसमें दोनों पद गौण हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे घनश्याम। तो घनश्याम में मतलब घन की तरह श्याम। तो घन की तरह श्याम कौन है, मतलब भगवान श्री कृष्ण हैं, ठीक है। तो ये तीसरा अर्थ बता रहा है कि कृष्ण, ठीक है। तो ये आपका जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। और भी उदाहरण बता दे रहे हैं, जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी। तो जिसके हाथ में चक्र हो, किसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात वो कौन हुए, भगवान विष्णु हुए। कौन हुए, भगवान विष्णु हुए। तो ये तीसरा जहाँ अर्थ प्रकट करता है दो, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये तो मैं अभी आप लोगों को शार्ट बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम जो है आपको जो है पूरा व्याख्या सहित जो है, जैसे अव्ययी भाव समास का पूरा जो है उदाहरण सहित मैं इसको बताने वाला हूँ आगे के वीडियो में। तो अभी वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, इस नाते मैं अभी इतना ही बताऊँगा जिससे आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ प्रवेश कर सके। जितना समझाऊँ उतना आप समझ सकें और आगे की जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें पूरा विस्तृत रूप से मैं आपको समझाऊँगा। तो इसको अगर हम एक वीडियो में डालते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस नाते इसको 2 पार्ट में हम वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप लोग हमारा ये पहला पार्ट आप देख सकते हैं, इसके बाद आप लोग दूसरा पार्ट देखिएगा। धन्यवाद।